नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी, दिल्ली डॉन के लिए। ये तो काला चश्मा लगा करके मैं तुम्हारे सामने आया हूं, इसका मतलब मैं अंधा नहीं हूं। मेरे पास आंखें हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। मैं देख रहा हूं कि देश का मीडिया बिकते हुए देश को, गुलामी की ओर जाते हुए देश को देख रहा है। ये मीडिया उन नेताओं को नहीं छाप रहा जो देश की सच्चाई खोल रहे हैं। ऐसा ही एक फायर ब्रांड नेता कांग्रेस का अभी मैदान में आया है, जिसे मैंने सुना मुजफ्फरनगर में। और जब तक वो नेता बोलता रहा, लगातार हॉल तालियों से गूंजता रहा। यानी कि आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। आप चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। आपको भगत सिंह अपने घर में पैदा करना होगा, और कांग्रेस ने भगत सिंह पैदा कर लिया है, जो इस महानायक की लंका लगाने के लिए अकेला काफ़ी है। सुनिए उस नेता ने क्या क्या कहा और क्या क्या पोल खोली। बहुजन समाज हित शक्ल कैसी थी 1947 और 48 में, और आज कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, हमारा मुकाबला कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि 1948 का पहला बजट 480 करोड़ का था, और उसमें से 230 करोड़ रुपए जनता का पेट भरने के लिए रिजर्व किए, और तब भी हमने साकार खड़े किए, क्योंकि भूखे देश पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। हमने तब भी विकास करके दिखाया। और इन 9 साल में मोदी जी ने इतना कर्जा ले लिया जितना हिंदुस्तान ने आज तक लिया नहीं था। आज तक हिंदुस्तान पे इतना कर्जा नहीं था जो ये महामानव ने कर दिया। अब मैं मूल विषय पे आपको लाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं, और जब केस पकड़ता हूं तो केस की तरीके से उसे लेने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैंने नमो बुद्धाय क्यों कहा, क्योंकि आपको समझना है सामाजिक अन्याय, उसी के बाद आरक्षण समझ पाएंगे। तो सामाजिक अन्याय क्या है? हिंदुस्तान को पुराने समय से देखें तो यहाँ 2 तरह के वर्ग हैं। विषय इतना लंबा हो जाएगा कि आज शायद मैं ही खत्म ना कर पाऊं, इसलिए बहुत प्रिसाइज करूंगा, छोटा करूंगा। एक कमेरा समाज और एक खाऊ समाज। कमेरा समाज वो है जो काम कर रहा है, वो खेत में काम कर रहा है, वो तालाब में मछली पाल रहा है, वो कुम्हार है, वो मजदूर है, वो खेती जिसे माली का नाम दे दिया गया है सैनी जाति को, वो सब्जियों की खेती कर रही है, फूल की खेती कर रही है, कोई धोबी है, कोई मोची है, कोई नाई है। तो सारा समाज ये कमेरा समाज है, और इस कमेरे समाज ने ही देश बनाया। अदरवाइज समझिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा लोच है, और मैं बताऊंगा भी आपको। वर्ण व्यवस्था में कर्महीनता का सिद्धांत है। कर्महीनता का सिद्धांत यह है कि जो कम काम करेगा वो सर्वोच्च है। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैंने खेत में कहा, जिसका गन्ना, बात की बात है, गेहूं, बड़ा खेत, बड़ी जोत, वो बड़ा किसान है, मेहनत नहीं कर रहा हो, वो खेत में फावड़ा नहीं चला रहा। और जो बेचारा सैनी बिरादरी का भाई हमारा खुरपी लेके सब्जियां और फल उगा रहा है, वो छोटा किसान है। गौर करिए, किसी व्यक्ति के जीवन में 2 ही पर्व होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। वो पर्व है जब उसका जन्म होता है और जब उसकी मृत्यु होती है। तो जन्म को सूतक लग जाता है, जन्म पे सूतक लग जाता है, और मरने में लगता है पातक। तो जब सूतक लगता है, घर में अशुद्धि होती है, तो एक महिला, आज तो अस्पताल खुल गए, युवा जनरेशन जानती भी नहीं है, तो वो जमादार बिरादरी से आती थी, और वो बच्चे की नाल काटना, वो सारी गंदगी साफ करना, 6 दिन तक तो बेडरूम में रहती थी, उस महिला के पास घर के अंदर जाती थी। और जिस दिन वो सूतक खत्म हो जाता है, उस दिन वो महिला चौखट के बाहर बैठती है, अपने घर से बर्तन लाती है, और ऊपर से उसमें खाना डाला जाता है, और हलवा पूरी खाने एक तिरकधारी आता है, जिसका कोई इस काम में रोल नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया, मेहनत नहीं की थी, वो हलवा पूरी खाया, उच्चासन पे बैठा।
तो यहां से सामाजिक अन्याय शुरू हुआ। पहले सिस्टम कुछ और था, महात्मा बुद्ध आया, सर्वधर्म संभाव आया, धर्मांधता खत्म हुई, तार्किकता की बात होने लगी। तो महात्मा बुद्ध के निर्माण पे उन्हें ही बांट दिया, हीनयान और महायान। एक जो बुद्ध को भगवान मान रहे थे और एक बुद्ध को भगवान नहीं मान रहे थे। और उन भगवान मानने वालों में फिर से वो लोग, उन्होंने उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी और उनकी पूजा कराने लगे, उनके अपने मैकेनिज्म। गौर करिए, अगर जैनिज्म और बुद्धिज्म को समझते हैं तो वहां 5 सूत्र हैं, निषेध निषेध निषेध, मद निषेध, मिथ्यावचन, हत्या, मदिरा। निषेध है ना, इसका मतलब ये बुराइयां समाज में व्याप्त थी। वो सोशल सिस्टम जिसे सनातन कहते हैं, इस सारे मेरे समाज पर राज करने का षड्यंत्र, वो सारा षड्यंत्र। थोड़ा सा इतना भूमिका के बाद लाऊंगा जरा। तो यहां से आपके साथ सामाजिक अन्याय शुरू होता। जैसे मैंने भी बताया कि मेरा समाज काम तो कराओ, पर खाओ समाज को, राज कराओ। तो यहां से सामाजिक अन्याय शुरू होता है। और जब सामाजिक अन्याय की बात आई, अभी तो मिसाल के तौर पे एक चीज छोटी सी और बता के फिर मैं बिल्कुल करेक्शन पे प्रिसाइज कर जाऊंगा। क्योंकि दिमागों को कुंद कर दिया जाता है, दिमागों को कुंद कर दिया जाता है, दिमाग में धर्म घुसा दिया गया। धर्म जो खुदा से बात करने की बात होती, उसे पाखंड में लपेट दिया। अभी सपोज करिए बकरा ईद आ रही, बकरा ईद में क्या कटेगा? बकरा। और बकरा कौन पालता बड़ा करता है? वो है किसान। हाँ, धार्मिकता में इसका विरोध कर रहे हैं भाई। मैं तो कहूं बहुत जोर शोर से ईद मनाओ, खुशियां दो, त्योहार भेजो। इससे जो हमारी बिरादरी के कृषक समाज, जो पशुपालक समाज है, वो राजस्थान में है, वो जम्मू कश्मीर में है, अरे उसकी फसल बिकने का दौर आ रहा है, आप उसको भूखा मारना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि बकरा ईद नहीं मनाए? तो यहां से वो व्यवस्था मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, जहां आपको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। देश आजाद हो गया, देश आजाद होकर क्या बना? योजना आयोग। योजना आयोग क्या होता है? जो देश की प्लानिंग्स बनाए, इस देश में बराबरी का स्तर कैसे आएगा, वो योजनाओं से आएगा ना। उस योजना आयोग को आदरणीय मोदी जी ने, मदारी जी ने 13 अगस्त 2014 को भंग कर दिया। ये वो विषय है जो आपकी जानकारी में होने चाहिए। बात आपके अधिकारों की, बात आपके हक की है, बात इंसाफ की। देश राजशाही का दौर था, दासत्व का दौर था, सामंती व्यवस्था का दौर था। आप 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए और क्या मिला आपको? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब वो राजा का भी एक वोट, वो प्रजा का भी आखिरी सिरे तक बैठा हुआ मजदूर भी एक वोट। आप जान पाए वोट का इस्तेमाल? आप जब भी आपको वोट का इस्तेमाल किसी ने करने और समझाने की कोशिश की ना, तभी विध्वंस आया है, तभी एक अजीब सा विध्वंस आया। क्या था भाई? यहां जो लोग किसी भी कारण से पिछड़े रह गए, कैसे पिछड़े रह गए? भैया शिक्षा का अधिकारी किसी खास को था और तो पढ़ ही नहीं सकते थे। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज आता है, आज का दिमाग खराब हो रहा है। इस सनातन भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, ये आज के गांव के आंकड़े। और उसके बाद उसको जो कमेंट आते हैं ना, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, जय श्री राम। ये मनुष्य के ह्यूमन साइकोलॉजी का चैप्टर है कि मनुष्य के दिमाग का कैसे हरण कर लिया जाता है। और मैं उनसे पूछता हूँ, वो जो फैच करते हैं, अरे मैंने तूने फैच किया बेटा, ये मैसेज फैच किया जिसपे एक हिंदू झंडा लिखा हुआ है, तू ये बता मेरे को कि कब था सनातन भारत? अच्छा वो तो पता नहीं, बहुत साल पहले था। बेवकूफ, अभी तो होगा करोड़ों साल पहले। जमन का आदमी डायनासोर के का वंशज है क्या? 40,000 साल हुए आधुनिक मानव को पैदा हुए, जिसे विज्ञान की भाषा में होमियो सेपेंस कहते हैं। और पूरी दुनिया मानव जाति के विकास का इतिहास खोज रही है, वो 6,000 साल से पीछे जा नहीं पाए। तो अब मैं उनका बेटा हम ही हिंट देते हैं, देख 100 साल तो अंग्रेजों से आजाद हुआ है,
200 साल अंग्रेजों गुलामी और 800 साल मुगलों की, तो 1100 साल पहले रहा होगा सनातन। ये तो तार्किक सी बात है। अरे मुझे यूं बता भाई, ये 100 हटा दिया तो 1000 साल पहले इस देश की कितनी आबादी थी? अभी वो तो पता नहीं। यार तुझे पता कुछ नहीं, तो फैच इसको ऐसे करता है जैसे तुम्हें यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग रहा हो। तो मैंने कहा सुन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के आबादी कितनी थी? 32 करोड़। ये तो ऐतिहासिक प्रमाणित है, ऐतिहासिक प्रमाणित है। और उस संख्या के हिसाब से जो 7,32,000 का मैसेज भेज के समाज को बर्बाद कर रहे हो ना, उसका तार्किक गुणा भाग कर लो। तो एक एक गांव में कहीं कहीं से गुरुकुल खुल जाएंगे, एक एक गांव के हिस्से कहीं कहीं से गुरुकुल आ गए। और इसका मतलब ये करते क्या थे गुरुकुल? कुछ भी नहीं करते थे। जब पढ़ने का अधिकार आपने रिजर्व कर लिया था, हजारों साल तक कोई और काम तो पढ़ेगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये करते थे कि तीर, तलवार, लठ, भाला, गदा ये चलाने के ट्रेनिंग सेंटर होंगे, जैसे तालिबान कर रहा। तो ये सभ्यता को और विकास को और मानव को पीछे ढकेलने की साजिशें हैं जो इस देश में बहुत बुरी तरह से चल रही है, बहुत ही बुरी तरह से। उसी का देखिए, 1830 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई, आधुनिक शिक्षा पद्धति किसे कहते हैं। और उसका भयंकर विरोध हुआ। कितना भयंकर विरोध है? 1881 की जनगणना में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के मात्र 481 हाई स्कूल पास है, रिकॉर्ड है, डाटा। तो 50 साल भी इस व्यवस्था ने आपको शिक्षा की तरफ जाने नहीं दिया। शिक्षा आती, दिमाग उन्नत होते, तरक्की होती, देश बदलता। ये वो लोग हैं जो फिलहाल इस देश के तकनशीन हैं कि वो किसी भी तरह, आज तो दौर ये आ गया है कि दो ही लोग रहेंगे, एक राजा रहेगा और एक प्रजा रहेगा। हम नागरिक हैं, प्रजा नहीं। पहले तो ये फर्क समझिए कि लोकतंत्र में प्रजा नहीं होती, नागरिक होता। आप किसी का भी जयकारा लगाते हैं तो आप प्रजा नहीं। आप डेमोक्रेसी जानते हैं, चुनाव जानते हैं, तो आप नुमाइंदा चुनते हैं, राजा नहीं चुनते कि उसकी जय जयकार करेंगे। उससे काम लेना सीखिए। 3 तरह की पंचायतें देश में, ग्राम पंचायत, फिर आपके प्रदेश की पंचायत और फिर देश की। इन तीनों के विषय और मुद्दे अलग अलग। अरे नाली खड़ंजे के लिए तो प्रधान है, गांव है तो नगर निगम में बड़ा हो गया, और नगर पालिका फिर नगर निगम हो गया। लेकिन यहाँ तो मामले, जब प्रदेश की हिस्सेदारी की बात हो रही है, देश से रिलेशंस की बात हो रही है, ये विधायक को करना है। और जब देश और विदेश नीति की बात हो रही है, आपके सांसद को करना है। और आप इस नाम पे चुन देते हो मंदिर वही बनाएंगे। व्हाट इज दिस यार? क्या है ये भाई? आप डेमोक्रेटिक हो या दासत्व रोग से ग्रसित हो? 75 साल भी के बाद भी आप अपना वोट को डालना सीख नहीं पाए। क्या करोगे आप? कैसे अधिकार मांगोगे आप जब आपको जानकारी और ज्ञान ही नहीं? इसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। अधिकार है मेरा, जब आपको पता चल जाएगा ये अधिकार है मेरा और आप शिक्षित हो जाओगे, तो अधिकारी का भी गिरेबान पकड़ सकते हो, राजनेताओं के भी गिरेबान पकड़ सकते हो। तेरे को इसलिए सुना। अब सुनो भाई, है क्या? मैंने कमेरा समाज समझाया, मैंने खाऊ समाज समझाया, मैंने आपको सामाजिक अन्याय समझा। सामाजिक न्याय की जरूरत है, डेमोक्रेसी में तो है कि सबको बराबर करना। अब होता क्या है? योजनाएं बनाते हैं सरकार, इतना निर्मल आवास, इतना ये आवास, इतना वो आवास, इतना इस जाति का मत्स्य पालन का धंधा है, इसका ये है। तो यार उनकी जब तक तुम्हारे पास संख्या नहीं होगी, जब तक उनकी गिनती नहीं कर लोगे कितने हैं, तो फंड का एलोकेशन कैसे करेगा देश या प्रदेश? फंड का एलोकेशन होगा तभी तो होगा, तभी तो विकास होगा ना। मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक विमुक्त जाति है, मुश्किल से 5 मिनट इसे खत्म करने के बाद उसको बताऊंगा, इसका प्रचार किया। इसमें आयोग बन चुके हैं और आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन की रिक्वायरमेंट है, आयोग बनाने की रिक्वायरमेंट है ताकि उसके हाथ में कलम में ताकत आ जाए। वो नहीं देने को तैयार है, उन्हें बोर्ड बना दिया उसको, बोर्ड। और इसका बजट पता है इस साल का कितना है?
इसका बजट बनाया है 500 करोड़ रुपए, और 500 करोड़ में क्या दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलेंगे, वो तो ऑलरेडी मिल रहे थे। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आपको चिकित्सा मिलेगी, वो भी ऑलरेडी मिल रही थी। तो सिर्फ नाम बदला है सरकार ने, दिया नहीं। अब इसको समझिए विमुक्त जाति क्या है, क्योंकि मैं प्रदेश में अध्यक्ष हूँ, अपना एक संगठन है और मेरा अपना नेटवर्क है अपने फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन से। इस देश में 1857 की क्रांति में जिन कुटुंबों ने अपने कुटुंब कटवा दिए, जिन लोगों ने, जिन कौम ने, बिरादरी ने, ये उनकी बात है। वो बिरादरियां जब हम सर्वे कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिरादरियां 6.25 करोड़ है, और उसमें उत्तर प्रदेश में 18 जातियां एससी की भी उसी कैटेगरी में आ जाती, और हिंदू 25 जातियां हैं। और आपको आश्चर्य होगा, ये वर्ग, इस वर्ग की पूरे हिंदुस्तान में संख्या बल 25 करोड़ है। तो ये किया गया, बताया गया, जानकारी कर लिया गया, डाटा में दे रहा हूं। हम प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं और देश का प्रधानमंत्री भी बदल सकते हैं, सिर्फ अपने विजन और मिशन को समझने की जरूरत है। आप देखें, दो व्यवस्थाएं हैं संविधान में, एससी और एसटी, आर्टिकल 341 और 342, और दोनों की व्यवस्था संविधान आदेश 1950 ने दी। एससी जिनके साथ एट्रोसिटी हुई, छुआछूत हुई, भेदभाव हुआ, उसकी क्लास अलग हो गई। दूसरा एसटी हो गया जो भाषाई आधार पे, कल्चर आधार पे, भौगोलिक आधार पे अलग है, उन्हें सरकार बदल सकती है, कि ये भी सरकार के हाथ का नियंत्रण है। तो वहां ये जो वर्ग आता है डीडी, इसकी लिस्टें 1950 में फाइनल, इसे कोई भी नहीं छू सकता, किसी के बस का छूना नहीं। और गौर करें, कब बात हुई आपके पिछड़े आरक्षण की बात करते हैं कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, भूतपूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री भारत, वो आपके बीच लेके आते हैं मंडल कमीशन में। वो मंडल कमीशन पे विध्वंस होता है, ये पता लगता है कि मेरा समाज तो इतनी बड़ी संख्या क्या, ये तो हिंदुस्तान के तक पे राज कर जाएगा। तो उस समय उनकी भूमिका, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार गिराने में सबसे बड़ी भूमिका जानते हैं किसकी? माननीय स्वर्गीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के। और उन्होंने उस पिछड़ों के आक्रोश को भुलाकर अपना क्षेत्रीय दल खड़ा कर दिया, और हमारे जैसी जो पार्टियां पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं क्षेत्रीय दल। बहन जी अपनी 84 में लेके किसी मिशन के साथ आई थी, उस मिशन की ताकतैया करती है, उसमें विस्तार से ज्यादा बताऊंगा तो फिर विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो आज बी टीम है। अभी कुछ कार्यक्रम देख रहा हूं, बीएसपी इस समय भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। अब पूर्णतः मूल विषय पे दोबारा, यह आवश्यकता है कि आप इस देश के निर्माता हैं और आपको बराबरी मिलनी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व हो जाता है कि जो बात आप यहाँ सुन के जा रहे हैं वो हर आदमी को समझाएं और बताएं। धार्मिकता कुछ नहीं है, मैं इस कोने में बैठ के पूजा करूं, उसमें करूं, वो मेरा व्यक्तिगत हक, और मैं जब भगवान को जानने लायक होऊंगा तब मैं पूजा करूंगा ना, वो मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसका सरकारों के बनने बदलने से कोई मायने नहीं होना चाहिए। बहुत बुरे दौर में आपका देश आ चुका है, एक सन की राजा एक डंडा उठा रहा है जिसे सुप्रीम कह रहा है, उस देश में से हर संवैधानिक संस्था खत्म करके राजा बनना चाहते हैं, और हम दोबारा गुलामी के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूं, आवाज दो, कांग्रेस के लिए आवाज दो, कांग्रेस के हाथ मजबूत करो, जातिगत जनगणना की बात करो, जाओ बताओ ये देश हम 85% का है, अमीरों का है, खाऊओं का नहीं। अब लास्ट में आपको विमुक्त जाति पे मैं क्लियर कर चुका था। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट है कांग्रेस सरकार के दौरान 2008 की, और जो इस विषय को और पढ़े लिखे साथी मेरे पढ़ना चाहें, बाल कृष्ण रेणके आयोग नेट से निकालिए, बाल कृष्ण रेणके आयोग 2008 में
वो किसी कारण से रह गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से जब बात हुई तो उन्हें उसका पछतावा हुआ था, और इसी के चेयरमैन बालकृष्ण रेणके साहब ने हमारे नेता राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा में 1.5 घंटा यह विषय समझाया है, और इसको समझाने के बाद अगले ही 3 दिन में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग कर दी, और यह आंदोलन है। और कराना भी कुछ नहीं, अभी सिर्फ 2000 की जातिगत जनगणना के डाटा डिस्क्लोज कर लो, तो मैं 10 साल नहीं कराने। ये सरकार आपके सर पे राजा बन के बैठ गई है। ये कांग्रेस का आयोग की रिपोर्ट है, इसको निकालिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामा किया, भिखुराम इदाते आयोग 2018 में रिपोर्ट है। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, पार्टियों की विचारधारा और मानसिकता समझ में आ जाएगी। हिंदुस्तान के साथ खेला करने की तैयारी हो रही है। मैं बात की शीर्ष नेतृत्व से और ईमानदारी से, जब ये दर्द समझ में आया ना शीर्ष नेतृत्व को, उनकी आंखें दबदबा गई। इस देश में इतना अन्याय हुआ है, वो गलतियां हो गई, आप गलती सुधारने का वक्त है। दोष नहीं देना कि तो कांग्रेस ने कर दिया था। अरे कुछ नहीं कर दिया था भाई, अभी बताया तुम्हें। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को बना के गए हैं, और सामने तुमने सिर पे धर्म की धर्मांधता की वजह से इस देश को बेचने वाला बना लिया है। क्योंकि इन हेगड़ेवार की किताब, गोलकर की किताब में एक प्रश्न है जिसमें एक नियम लिखा है कि देश की पूंजी सिर्फ 5 आदमियों के हाथ में वापिस करा दो, और उसके बाद इस देश को हजारों साल गुलाम करा दो, क्योंकि ये तो जानने वाले लोग ही नहीं। वो राहुल गांधी सड़कों पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, बात कर रहा है, किसके लिए? संपन्न है वो तो यार, वो आपके लिए कर रहा है, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और आप अपनी लड़ाई का साथ भी नहीं दोगे तो मैं इसे कायरता करूंगा। बस यही वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।